नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं पिछले कई महीने से आपसे कह रहा हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बड़े बदलाव में भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक राज्य की राजनीति में एक फ्रिंज प्लेयर थी, हाशिए की पार्टी थी, वो बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। बड़ी भूमिका निभाने जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि डीएमके से सीधी उसकी लड़ाई होने जा रही है और उसकी सरकार बनने की संभावना है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है, इसको समझना जरूरी है और इसके लिए वो क्या कुर्बानी देने को, क्या क्या बलिदान देने को तैयार है, ये समझने की ज़रूरत है और इसके लिए उसकी रणनीति क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये तीन बातें अगर आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु में 2026 में क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहा होगा, क्या हो सकता है, इसकी संभावना और आशंका दोनों के बारे में आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली बात यह है कि तमिलनाडु में जो 2024 में बीजेपी नहीं कर सकी, वो 2026 में करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या नहीं कर सकी। 2024 में बीजेपी डीएमके को कमज़ोर करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, उनका मानना था कि पार्टी को अगर मजबूत आधार देना है तो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ जरूरी है और ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है अपने दम पर पार्टी संगठन खड़ा हो। तो अन्नामलाई जो है 2024 के चुनाव में पार्टी को जीत तो डिलीवर नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन विजिबिलिटी पार्टी की जो है राज्य में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जो इससे पहले कभी नहीं रही। यानी परसेप्शन में, मैं बार बार कहता हूँ, परसेप्शन में बीजेपी सीधे द्रमुक के खिलाफ खड़ी हो गई। अन्ना द्रमुक जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी दल है, वो परसेप्शन में पीछे चली गई है। हालांकि ज़मीन पर वो अब भी मजबूत नंबर 2 की स्थिति में है। तो लोकसभा चुनाव में मान लिया था पार्टी हाईकमान ने के अन्नामलाई की बात और वो पार्टी को अकेले दम पर 11% वोट दिलाने में सफल हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी को इससे पहले कभी नहीं मिले। 2 राज्य थे जहां इस तरह की चुनौती थी पार्टी हाईकमान के सामने। एक तेलंगाना, जहां प्रदेश अध्यक्ष को हटाया बीजेपी ने और उसका नुकसान हुआ। दूसरा तमिलनाडु, जहां प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया, उसका नुकसान और फायदा दोनों हुआ। अब दोनों कैसे हुआ? फायदा ये हुआ कि पार्टी की विजिबिलिटी बढ़ी, पार्टी एक चैलेंजर के रूप में उभरी। पार्टी का अकेले दम पर 11% वोट हासिल करना ये बड़ी सफलता थी। नुकसान क्या हुआ? द्रमुक बीच में से निकल गई। ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की वजह से, और कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक से आगे निकल गई। मैंने एक वीडियो में पिछले दिनों बताया था किस तरह से चेन्नई का जो क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी डीएमके के वर्चस्व को तोड़ने में सफल रही है। जब अन्ना द्रमुक की सरकार बनती रही है तब भी डीएमके का वहां वर्चस्व रहा है चेन्नई के क्षेत्र में। वो चेन्नई से आपको मालूम है 3 लोकसभा सीटें आती हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना द्रमुक से बेहतर किया, लेकिन ये बात तो 24 की हो गई। बीजेपी को लगता था कि अगर बीजेपी हाईकमान, मेरा मतलब है, लगता था कि अगर अन्ना द्रमुक से समझौता हो जाता तो द्रमुक की या डीएमके की, स्टालिन की इतनी बड़ी ताकत लोकसभा में नहीं बनती, जिसकी वजह से आज परेशानी हो रही है बीजेपी को। अगर अलायंस होता तो डीएमके को इतनी सीटें न मिलती, लेकिन ये भी पता न चलता कि अकेले दम पर बीजेपी की हैसियत तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में क्या है, वो पता चल गया है। तो अब बीजेपी अन्ना द्रमुक से एक बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में है। अब अन्नामलाई ने बीजेपी को खड़ा करने के लिए द्रमुक से तो मोर्चा लिया ही, उन्होंने कहा द्रविडियन राजनीति को ही बदलना है। ये स्टैंड लेने के बाद उनके लिए बड़ा स्वाभाविक था कि वो अन्ना द्रमुक का भी विरोध करते। अन्ना द्रमुक का विरोध किया और उन्होंने जयललिता का भी विरोध किया। इससे जो है अन्ना द्रमुक और जो है बीजेपी के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अन्ना द्रमुक जो है, जयललिता उनके लिए जो है वो आइकन है, उनकी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं और तमिलनाडु की राजनीति की बड़ी शख्सियत रही हैं। करुणानिधि के अलावा कोई बड़ा शख्सियत उस दौर में रहा है तो वो जयललिता रही। इसलिए जो है दोनों पार्टियों के बीच में खटास आ गई। ये तो एक बात है। अब बीजेपी ने तय किया है कि के अन्नामलाई को कोई और बड़ी भूमिका केंद्र में दी जाएगी, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा।
तो क्या उनको सज़ा मिल रही है? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं। के अन्नामलाई पिछले दिनों मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी भूमिका देगी निभाने को तैयार हूँ, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने को तैयार हूँ, मेरा बीजेपी के प्रति कमिटमेंट जैसा था वैसा है, वैसा ही बना रहेगा। तो ये उन्होंने संकेत दे दिया कि उनकी भूमिका में बदलाव हो सकता है। अब क्यों हो रहा है? उसके दो कारण हैं। एक तो ईगो, ई पलनीस्वामी जो अन्ना द्रमुक के अध्यक्ष हैं उनमें और के अन्नामलाई में नहीं पड़ती। ऐसा कहते हैं कि अन्ना द्रमुक ने शर्त रखी। पिछले दिनों आपको याद होगा अन्ना द्रमुक के नेता भी आए थे दिल्ली और अमित शाह से मिले थे। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर अलायंस होता है, दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है, तो उसके लिए एक जो है स्क्रीनिंग कमेटी, एक जो स्टीयरिंग कमेटी जैसी कोई बॉडी बनानी पड़ेगी, उसके जरिए बातचीत होगी और उसमें अन्नामलाई नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात को मान गई है। अब बीजेपी ने क्यों तय किया कि के अन्नामलाई को हटाना चाहिए? एक, उसके निशाने पर डीएमके स्टालिन है। बीजेपी सारी ताकत लगा रही है इस बात में कि किसी तरह से 2026 में स्टालिन को यानी डीएमके को फिर से सत्ता में आने का मौका न मिले, और उसको लगता है कि अन्ना द्रमुक से सहयोग के बिना, गठबंधन के बिना ये संभव ही नहीं है। दोनों अलग अलग लड़ेंगे, दोनों हारेंगे और बीच में से फिर डीएमके निकल जाएगी। तो इसलिए ये समझौता करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई। दूसरा कारण, के अन्नामलाई और ई पलनीस्वामी दोनों एक ही इलाके से आते हैं, तमिलनाडु के, और दोनों एक ही जाति के हैं। दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं और गौडर जो है जाति जो है, समाज जो है, उससे दोनों आते हैं। तो वहाँ उस समाज में भी नेतृत्व का एक तरह से कंपटीशन है दोनों के बीच में। भाजपा पश्चिम तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक से आगे निकल चुकी है। अब वो दक्षिण तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। अन्नामलाई का मानना है कि अगर बीजेपी को 150 सीटें चाहिए, और वो बीजेपी कहते हैं, वो एनडीए की बात नहीं करते, लेकिन आप समझिए कि वो द्रमुक विरोधी जो ताकतें हैं उनकी बात जब कर रहे हैं, उनके गठबंधन की, एनडीए की, एक तरह से बिना नाम लिए कह रहे हैं 150 सीटें चाहिए अगर, तो वेस्टर्न रीजन पश्चिमी क्षेत्र में जहां 54 विधानसभा सीटें आती हैं, और सदर्न रीजन जहां से 60 सीटें आती हैं, और नॉर्थ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक पहले से आगे है। उनका कहना है कि अगर ये 3 क्षेत्रों में अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं हम, तो 150 विधानसभा सीटें जीतने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर 180 से 190 विधानसभा सीटें जीतना चाहते हैं, तो हमको तमिलनाडु के 4 क्षेत्रों में अपना वर्चस्व या अपना दबदबा बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अन्नामलाई का मानना है कि पश्चिमी तमिलनाडु में भी अन्ना द्रमुक अब भाजपा की उपेक्षा नहीं कर सकती, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसकी ताकत ऐसी हो गई है। और दक्षिणी तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत पहले से बढ़ी है। तो सवाल यह है कि अगर अन्नामलाई को बीजेपी हटाने जा रही है तो प्रदेश अध्यक्ष नया कौन बनेगा? इसके लिए 2 नाम चल रहे हैं, 2 नामों की चर्चा है कहना चाहिए। पहला नाम है नयनार नागेंद्रन। ये तिरुनेलवेली से आते हैं और ये दरअसल आए हैं अन्ना द्रमुक से, एक समय अन्ना द्रमुक के प्रमुख नेताओं में थे। और बड़ी बात यह है कि ये थेवर समाज से आते हैं। शशिकला भी जो दोस्त थी जयललिता की, वो थेवर समाज से आती हैं। उनके कारण अन्ना द्रमुक का थेवर समाज पर अच्छा खासा प्रभाव था। भाजपा उस समाज पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। हालांकि इस गठबंधन में सब कुछ स्मूथ नहीं है। दिनकरण को भाजपा जो है इस गठबंधन में या भाजपा में लाना चाहती है, उसके लिए अन्ना द्रमुक तैयार नहीं है। और दूसरा नाम जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है वो है एल मुरुगन का, जो केंद्र में मंत्री हैं और पहले भी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, और ये इसी महीने होने वाला है ये बदलाव। और अन्नामलाई इसके लिए तैयार है। बीजेपी को मालूम है कि अगर स्टालिन से लड़ना है, डीएमके से लड़ना है, तो उसे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने एक तरह से के अन्नामलाई का बलिदान देने का फैसला किया है। लेकिन के अन्नामलाई की जो लोकप्रियता है तमिलनाडु में,
पार्टी के लिए उनका जो कमिटमेंट है, उनकी उम्र और उनकी योग्यता को देखते हुए, आपको मालूम है कि वो आईपीएस ऑफिसर थे कर्नाटका कैडर के, वहाँ से नौकरी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में आए, राजनीति में आए, बहुत युवा हैं अभी। लेकिन एक चीज़ हाईकमान की नज़र में उनके खिलाफ गई और वो है लोकसभा चुनाव में जब पार्टी की हार हुई इतनी बड़ी कि एक भी सीट नहीं मिली, तो वो 4 महीने के लिए सीन से गायब हो गए। वो ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप पर चले गए। ये बात पार्टी के हाईकमान को पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद के अन्नामलाई तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े असेट हैं, इससे पार्टी इनकार नहीं करती। लेकिन अभी तात्कालिक ज़रूरत जो है, तात्कालिक लक्ष्य जो है, वो पार्टी की ऑर्गेनिक ग्रोथ से ज़्यादा तमिलनाडु की सत्ता से द्रमुक को यानी स्टालिन को हटाने का है। स्टालिन के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार की अलोकप्रियता, सरकार का भ्रष्टाचार, उसमें भाजपा को लगता है कि यही मौका है कि अगर अन्ना द्रमुक और भाजपा मिल जाएं और उनके साथ कुछ छोटी पार्टियां आ जाएं तो स्टालिन को हराया जा सकता है। अब वो निर्भर करेगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाने में कितनी सफल होती है ये पार्टी या कहें ये गठबंधन। दूसरी बात, द्रमुक इस समय बहुत डेस्परेट है। उसको तो एनईपी पर समर्थन की ज़रूरत थी, तो उसने कांग्रेस पार्टी को सरेंडर कराया कि एनईपी पर समर्थन करो तो हम तुम्हारा वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि एनईपी पर सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा और एनईपी का विरोध किया। एनईपी यानी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका विरोध किया और उसके बदले में फिर द्रमुक की ओर से बयान आया कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ है। तो इस समय स्टालिन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं, कोई भी तरीका, कोई भी उपाय छोड़ना नहीं चाहते। उनको समझ में आ रहा है कि वो अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और भाजपा और अन्ना द्रमुक को लग रहा है कि जयललिता के जाने के बाद, खासतौर से अन्ना द्रमुक को लग रहा है कि जयललिता के निधन के बाद उनके लिए सत्ता में आने का सबसे अच्छा मौका है। इसलिए दोनों पार्टियों का गठबंधन होना लगभग तय है। अब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा मान कर चलिए कि दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ेंगी और पहले से जो छोटी पार्टियां साथ में हैं वो तो रहेंगी ही। बात सिर्फ एक बचती है और वो है टीवीके की, जो तमिल सुपरस्टार विजय उनकी पार्टी है। वो जो शर्तें रख रही है उसको न अन्ना द्रमुक मान सकती है न बीजेपी। वो कह रहे हैं कि 50% विधानसभा सीटें हमको दीजिए और हमको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कीजिए। दोनों पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर विजय अपनी इस मांग से नीचे नहीं आते हैं तो इस गठबंधन में उनके आने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर उस मांग से नीचे आते हैं तो उनके गठबंधन में आने की संभावना बढ़ जाती है। तब द्रमुक की हार लगभग पक्की हो जाती है। लेकिन वो अभी सब कुछ जो है अनिश्चितता के दायरे में है। विजय का क्या स्टैंड होगा, उसके अलावा ये भी पता नहीं है कि उनके पास वोट कितना है, उनके पास समर्थन, उनके पास फॉलोइंग बहुत है, सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के। तो जिस रास्ते पर रजनीकांत नहीं चल पाए, उनको लगा कि उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो वोट में नहीं बदलेगी। इसलिए राजनीति में आते आते चले गए, पार्टी की घोषणा की लेकिन बाद में पीछे हट गए। विजय कूद पड़े हैं बिना इस बात का आकलन किए कि ये फैन फॉलोइंग वोट में कितने % कन्वर्ट होगी भी कि नहीं। ये न तो बीजेपी को मालूम है, न अन्ना द्रमुक को मालूम है और न ही विजय को मालूम है। उनको उम्मीद है कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो उनके वोटर बन जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में जो वोटर होते हैं वो सभी जगह कमोबेश होता है, लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादा है। वो बहुत जल्दी अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट से उससे हटते नहीं हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वो या तो एआईडीएमके को वोट देते रहे होंगे और या फिर डीएमके को वोट देते रहे होंगे। तो वहाँ से छूटकर एक चुनाव में ही, और इतनी जल्दी, अभी तो पार्टी बनी है विजय की, और उनके साथ आ जाना ये थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा ने अन्नामलाई को हटाने का संकेत देकर स्पष्ट कर दिया है
कि वो उसकी नज़र सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर है कि डीएमके को सत्ता से हटाना है, उसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े। विजय, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, उनके साथ भी समझौता करने के लिए तैयार है बीजेपी। क्या ये हो पाएगा? ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।